हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे क्या संविधान, और संविधान में क्या पढ़ रहे थे? मौलिक अधिकार भाग 3। और उसमें अपन ने पढ़ लिया था, पहले पढ़ा था अपन ने समानता का अधिकार, उसके बाद पढ़ लिया अपन ने स्वतंत्रता का अधिकार। अपनी ट्रिक थी समस्वय शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। तो शुरू वाले समस्वय से बन गया समानता, स्वतंत्रता, आगे बच गया शोध। तो शोध से क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आज अपन पढ़ेंगे क्या? 3 नंबर। 3 नंबर क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज पढ़ेंगे अपन ये। और ये संविधान के कौन से भाग? भाग 3। और अनुच्छेद रहेगा इसका 23 और 24। कौन सा? अनुच्छेद 23 व 24 में उल्लेखित है। कौन से में? अनुच्छेद है 23 व 24। 23 और 24 में इसका उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 23 व 24 में। अनुच्छेद 23 में उल्लेखित किया गया है कि मानव का दुर्व्यापार, क्या? दुर्व्यापार, बलात्श्रम, या फिर उससे क्या है कि किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करवाया जा सकता जिससे उसके अधिकारों का उल्लंघन हो या उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। बलात्श्रम, उससे कोई पाबंद करके कोई काम करवाया जाए, कोई मजदूरी करवाई जाए, बेगार करवाई जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते अपन। और वो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23 के तहत। अब बात करते हैं इससे आगे अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में है कि कारखानों आदि में बच्चों को काम करने के लिए क्या? प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। कोई भी बच्चा है, जैसे उसकी एज 6 से 14 वर्ष है तो वो बच्चा होगा, और उससे कारखानों आदि में क्या? काम नहीं करवा सकते अपन। क्या नहीं करवा सकते? काम नहीं करवा सकते। तो लिखो अनुच्छेद 23। बेगार, बलात्श्रम आदि के लिए अपन क्या नहीं कर सकते? किसी व्यक्ति विशेष को बाध्य नहीं कर सकते, है ना? बाध्य नहीं कर सकते। अगर वो चाहे तो काम कर सकता है, अगर नहीं चाहे तो वो काम नहीं करेगा या प्रतिषेध नहीं कर सकते उसको। अब रह गया आगे कौन सा? अनुच्छेद नंबर, ये था 23। अब अनुच्छेद नंबर 24 कितना? 24। क्या है? बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए प्रतिषेध या बाध्य नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्रतिषेध या अपन उसको बाध्य नहीं कर सकते। समझ गए बात? और वो कितनी उम्र के? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपन क्या नहीं कर सकते? किसी कारखाने आदि में काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसके लिए एक अधिनियम आया कि बच्चे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो क्या है कि किसी कारखाने में काम नहीं करेंगे। वो अधिनियम है प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। कौन सा अधिनियम? प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम। कब का? ये 1986 का। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया कि अपन 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनसे क्या नहीं करवा सकते? कारखानों में काम नहीं करवा सकते। आदि में क्या नहीं करवा सकते? काम नहीं करवा सकते। आगे बात समझ में। कब का है अधिनियम? ये अधिनियम है 1986 का। कब का है? 1986 का। अब इसके बाद समझो अपन ने क्या पढ़ लिया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते। अब इसके बाद अपनी ट्रिक समस्वय शोध है, जैसे क्या बनेगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बनेगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगला कौन सा रहेगा अपना? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 25 से 28। किसमें? अनुच्छेद 25 से 28 में। 28 में क्या उल्लेखित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 25 में। क्या? अनुच्छेद 25 में तो सभी व्यक्ति को, जितने भी व्यक्ति हैं उसको अपने धर्म का प्रचार प्रसार या अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब होता है सुख या दुख का, जो भी है अपने धर्म के लिए वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आगे बात समझ में? उसके लिए उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता, या कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार मत करो, या आप अपने धर्म को आगे विकसित मत करो, किसी के सामने प्रकट मत करो। ऐसा कुछ नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता है। वो चाहे जिस जगह अपने धर्म का क्या कर सकता है? प्रचार प्रसार कर सकता है। क्या कर सकता है? धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ये किस में उल्लेखित है? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद नंबर 25। तो क्या कर सकता है कोई भी व्यक्ति? अपने धर्म का क्या कर सकता है? प्रचार प्रसार और अंतःकरण। अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार आबाद रूप से प्रचार प्रसार कर सकता है। अब रही बात अनुच्छेद 26 की। किसकी? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, क्या? प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग के धार्मिक कार्यों, जैसे कोई भी संप्रदाय है या कोई विशेष जातिगत लोग हैं, वो अपने किसी भी धर्म को, क्या? किसी भी धर्म को अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसका प्रबंधन कर सकते हैं। जितने भी काम है उससे रिलेटेड वो सारे काम कर सकते हैं, उसके लिए छूट है। मतलब धर्म के लिए जितने भी वो प्रबंध करना चाहते हैं, कोई जाति विशेष या कोई समुदाय, तो उसके लिए उनको रोका नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? रोका नहीं जा सकता। तो धार्मिक कार्यों के लिए क्या है? प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है इसमें, अनुच्छेद 26 में। वो अपने धर्म के लिए या प्रचार प्रसार के लिए कोई भी प्रबंध कर सकते हैं। सीधी सी बात ये है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की छूट है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अपने धर्म के लिए वो कोई भी प्रबंध कर सकते हैं। कहां तक पढ़ लिया? अनुच्छेद 25 26। अब बात आ गई अनुच्छेद नंबर 27 की। जैसे कोई व्यक्ति, कोई समुदाय किसी धर्म के भरण पोषण के लिए या उसको आगे बढ़ावा देने के लिए व्यय करता है, मतलब कोई पैसा खर्च करता है, चाहे वो पैसा कितना भी हो, वो क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। समझो बात। कोई व्यक्ति विशेष किसी समुदाय, किसी धर्म विशेष के लिए उनका भरण पोषण करे या उनको आगे विकसित करे, उसके लिए अगर पैसों का व्यय कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो कर रहित होगा। उसमें कर नहीं लिया जाएगा। समझ गए बात? क्या होगा? उसमें कर नहीं लिया जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 27, भरण पोषण एवं धार्मिक कार्यों के लिए किया गया वे क्या होगा? कर रहित होगा। यानी उसमें क्या नहीं लिया जाएगा? उसमें उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये कौन सी अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये अनुच्छेद नंबर 27। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 28। किसकी? अनुच्छेद नंबर 28। 28 में उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति विशेष या कोई स्कूल या संप्रदाय किसी भी धर्म को धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते। यानी किसी अकेले धर्म के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये धर्म सही है और ये धर्म गलत है। तो समझ रहे हो कि धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या? शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा का प्रावधान नहीं है। आगे बात समझ में?
वो नहीं ये भी नहीं बोल सकते कि हिंदू धर्म में ऐसे है, गलत है, या ये भी नहीं बोल सकते कि मुस्लिम धर्म है वो गलत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है। तो क्या होगा, शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती? धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये अनुच्छेद नंबर 28 में उल्लेखित है। कितने में? अनुच्छेद 28 में। तो इसमें अपनी आ गई धार्मिक स्वतंत्रता आ गई। अनुच्छेद 25 से स्टार्ट किया, जिसमें वो अपना आबाद संचरण कहीं भी अंतःकरण करे या अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इससे आगे अनुच्छेद 26 पढ़ा। 26 में उल्लेखित किया गया था कि वह अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जितनी भी प्रबंधन करना चाहता है वो सब कर सकता है। इससे आगे अपन पढ़ा 27 में। 27 में जितने भी कार्य होंगे वो क्या होंगे? टैक्स रहित होंगे। कितना भी व्यय कर सकता है धर्म के नाम पे या धर्म के कार्य में उनके पोषण के लिए। और 28 में किसी शिक्षण संस्थान में या किसी समुदाय में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या होगी? धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इससे आगे अपन ने कहां तक पढ़ लिया? क्षमस्व शोधे पढ़ लिया। करना है शिक्षा सर्वे पर। क्या शिक्षा? संस्कृति शिक्षा सर्वे पर। तो कौन सा रह गया? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिनियम। कौन सा अधिकार? सॉरी, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अपन ने ट्रिक थी अपनी, समस्वय शोध करना है शिक्षा, तो अगला नाम क्या आएगा? शिक्षा, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसका संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसका संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और इसमें अनुच्छेद कौन कौन सा होगा? अनुच्छेद अपन ने कहां तक पढ़ लिया? 28। इसमें कौन कौन से होंगे? 29 व 30। कौन कौन से होंगे? 29 व 30। ये नॉर्मल है, ज्यादा पूछे जाने वाले हैं नहीं, फिर भी नॉर्मल इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। बात करते हैं अब अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में बात की है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, क्या भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी भाषा, लिपि या संस्कृति या जाति धर्म को बनाए रखने का अधिकार रखता है। किसका अधिकार रखता है? जैसे अपनी कोई जाति हो गई, या अपनी जिस संस्कृति में वो रहना चाहता है, जिस समाज में वो रहना चाहता है, जिस धर्म में वो रहना चाहता है, वो उसको क्या कर सकता है? बनाए रख सकता है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 30 की। किसकी? अनुच्छेद नंबर 30 की। अनुच्छेद 30 में उल्लेख किया गया कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं उसके लिए शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया जा सकता है, वह उनको अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। जैसे प्रशासन व्यवस्था की जा सकती है, जितने भी उनके सुधार के लिए जो भी काम हो सकते हैं वो किए जा सकते हैं। जैसे शिक्षण संस्थानों की बात तो ये है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए शिक्षण संस्थान, उसके लिए अगर प्रशासन की व्यवस्था नहीं हो रही, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या प्रशासन की भी व्यवस्था की जा सकती है। आगे बात समझे। तो अनुच्छेद 29 में है भारत का प्रत्येक नागरिक क्या कर सकता है? जैसे जाति, धर्म, संस्कृति या लिपि, या फिर क्या हो सकता है? जिस समाज में रह रहे हो उसका क्या कर सकता है? स्वतंत्र रूप से प्रचार प्रसार कर सकता है। क्या कर सकता है? उसका स्वतंत्र रूप से प्रचार प्रसार कर सकता है। किसका? अपनी जाति, धर्म या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार रखता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अब अनुच्छेद इससे आगे कौन सा पढ़ा? अनुच्छेद नंबर 30। इसमें क्या? अल्पसंख्यकों के लिए किसका निर्माण किया जा सकता है? इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए जो क्या बोलते हैं महाविद्यालय वगैरह होते हैं या शिक्षण संस्थान होते हैं, उनका निर्माण किया जा सकता है। शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया जा सकता है। और दूसरा क्या था? प्रशासनिक व्यवस्था की जा सकती है। राज्य अपने अंतर्गत जिस भी अल्पसंख्यक
समुदाय को शिक्षा का प्रावधान करवाना चाह सकता है वो कर सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था भी कर सकते हैं उनके लिए अलग से। तो ये अपने बड़ा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इससे आगे पढ़ेंगे अपन संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या रह गया, समय से शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। सर्वे से क्या बनेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, ये है अनुच्छेद नंबर 32। इसे, इसके बारे में दो तीन स्टेटमेंट है। भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा। इसे क्या बताया गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा। किसे कहा गया है, अनुच्छेद 32, जिसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट, क्या, सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रावधान करता है कि आपके मौलिक अधिकारों की क्या होगी, रक्षा होगी। मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। कि आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका क्या होगा, हनन नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा, हनन नहीं होगा। अब ये मौलिक अधिकार है ना, कितने मौलिक अधिकार है, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, गारंटी प्रदान करता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। अगर आपके मौलिक अधिकार की प्रकार, उसमें पहले का नाम होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला होगा परमादेश। अगला क्या होगा, परमादेश। इससे अगली क्या होगी, प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा। पांच कौन कौन सी थी, देखो, रेट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और कितनी प्रकार की, ये 5 प्रकार की है, ठीक है। अब इन पांचों का नाम देखो आप। पहली कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी कौन सी है, परमादेश। दूसरी कौन सी है, परमादेश। और तीसरी कौन सी है, प्रतिषेध। क्या, प्रतिषेध। और चौथी कौन सी होगी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। और पांचवी कौन सी होगी, अधिकार परीक्षा। ये याद रखनी ही रखनी पड़ेंगी और कन्फर्म यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। एक नंबर कौन सी होगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी कौन सी होगी, परमादेश। 3 नंबर क्या होगी, प्रतिषेध। और 4 नंबर क्या होगी, उत्प्रेषण। और 5 नंबर क्या होगी, अधिकार परीक्षा। क्या होगी, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, वो सरकारी या गैर सरकारी कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ जारी कर सकती है सरकार, या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। शर्त ये होनी चाहिए कि उसके द्वारा कोई ना कोई क्या किया गया हो, कानून का उल्लंघन किया गया हो, तब उसके खिलाफ जारी हो सकती है। और इसमें क्या अधिकार है, इसलिए ना आपातकाल के दौरान ये क्या नहीं हो सकती, आपातकाल के दौरान ये रद्द नहीं हो सकती। कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें प्रावधान किया गया है कि बंदी बनाए जाने का स्पष्ट कारण होना चाहिए। अगर उसके पास कारण है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा या उसको हाजिर करना होगा। और उसके बाद क्या होगा कि उसको एक वकील से वार्ता की छूट का प्रावधान है कि वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वकील से बात कर सकता है। आगे बात समझ में, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, सरकारी या गैर सरकारी कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ ये जारी की जा सकती है। सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी कर दी जा सकती है। व्यक्ति के लिए जारी कर दी। क्या होगा, 3 शर्तें होंगी इसके लिए। इसकी पहली शर्त ये होगी कि बंदी बनाए जाने का क्या होना चाहिए, स्पष्ट कारण होना चाहिए। बंदी बनाने का स्पष्ट कारण होना चाहिए।
अगर कारण है तो 24 घंटे में कहाँ, 24 घंटे में न्यायालय न्यायालय भेजना होगा अपराधी को। और क्या होगा, वकील से वार्ता की छूट होगी। किससे, वकील से वार्ता की छूट क्या होगी, वकील से वार्ता की छूट का प्रावधान किया गया है। ये कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद आता है, अब दूसरा कौन सा आता है, परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। क्या, हम आदेश देते हैं। जैसे अपन ने देखो, कोई सरकारी पदाधिकारी है, उसकी नियुक्ति की गई है उस काम के लिए जो उसके लिए योग्य है या जिसके लिए वो चुना गया है, उसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, और अपन उससे यही अपेक्षा करेंगे कि ये इस काम को करेगा। बाय द वे वो उस काम को नहीं करता है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी कर दी जाती है। अब समझो बात कि जैसे कोई व्यक्ति उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है और वो काम नहीं कर रहा है, हम अपन उससे यही अपेक्षा करेंगे कि ये इस काम को कर दे। बाय द वे उस काम को नहीं कर रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ परमादेश जारी कर सकते हैं। क्या, परमादेश जारी कर सकते हैं। ये क्या, सबसे शक्तिशाली रीट है। 2 नंबर कौन सी थी, परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या, हम आदेश देते हैं। सबसे शक्तिशाली रीट है ये। क्या है, सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली रीट है। इसमें क्या है, कोई व्यक्ति है और उसका जिस सरकारी पद के लिए नियुक्ति हुई है और वो उस कार्य को नहीं कर रहा है, तो ये रीट जारी की जा सकती है। तो क्या होगा, रीट जारी की जा सकती है। आगे बात समझ में, उसको जिस पद के लिए नियुक्त किया गया है, जिस पद के लिए नियुक्त किया गया है और जनता उससे यही अपेक्षा करेगी कि ये काम करेगा उसको, अगर बाय द वे ये काम नहीं करता है तो उसके लिए कौन सी रीट जारी की जाएगी, परमादेश। कौन सी, परमादेश। क्योंकि सरकार ने जो आदेश दिया उसका वो पालन नहीं कर रहा है। अब 3 नंबर कौन सी होगी, 3 नंबर है अपनी कौन सी, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या होगा, रोकना। जैसे अब एक बात समझो, जैसे उच्चतम न्यायालय है, मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, वो और उसके नीचे क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसा कार्य करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है। क्या है, बाहर है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको उस कार्य करने के लिए मना कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये रीट जारी कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, प्रतिषेध जारी कर दिया जाएगा। ये क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसको, अधीनस्थ न्यायालयों को तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के, अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्यों के लिए क्या कर सकता है, कार्यों के लिए रोक सकता है। रोक सकता है या क्या, रीट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ऐसा कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। समझ गए बात, मतलब ऊपर वाला जारी कर सकता है। बात आ गई समझ में, अगर हाई कोर्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी ये जारी कर सकता है। कहां तक पढ़ लिया, 3 नंबर प्रतिषेध। अब 4 नंबर है क्या, उत्प्रेषण। क्या है, उत्प्रेषण। 4 नंबर कौन सी है, उत्प्रेषण। 4 नंबर कौन सी है, उत्प्रेषण। अब समझो उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि सूचना देना या फिर
प्रमाणित होना। जैसे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है, देखो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को ये संशय हो जाए कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ना, जो निर्णय किया, इसमें तो पीछे वाले में तो जितने कार्य थे उनका जिक्र किया गया है और इसमें जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संशय हो जाए कि जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्या अधिकार क्षेत्र से बाहर है? तो कौन सी रीट जारी की जा सकती है? उत्प्रेषण। कौन सी रीट जारी की जाएगी? उत्प्रेषण। आगे बात समझ में? देखो तो जैसे सुप्रीम कोर्ट को संशय हो, क्या संशय हो कि हाई कोर्ट द्वारा, क्या हाई कोर्ट द्वारा किया गया निर्णय, एक मिनट, हाई कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय उसके क्या हो? अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है कि उस न्यायालय के क्षेत्र में वो निर्णय करना आता ही नहीं है। अगर वो निर्णय कर देता तो क्या होगा? उसके खिलाफ कौन सी रीट जारी होगी? उत्प्रेषण। कौन सी? उत्प्रेषण। अब लास्ट आती है अधिकार परीक्षा। क्या आती है? अधिकार परीक्षा, 5 नंबर, अधिकार परीक्षा। अब इसका मतलब समझो ये क्या होती है। इसमें जैसे कोई सरकारी या लाभ का उस कोई काम के लिए हुई नहीं है, मतलब समझ रहे हो? अवैधानिक रूप से किसी पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कौन सी रिट जारी की जा सकती है? अधिकार परीक्षा। कौन सी? अधिकार। सरकार क्या लाभ के पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ बैठे व्यक्ति के खिलाफ ये जारी की जा सकती है। कौन सी? अधिकार परीक्षा। अधिकार है पूछने का, स्पष्ट हो रहा है। अधिकार परीक्षा मतलब सरकार को पूछने का अधिकार है कि आपको जिस पद के लिए नियुक्त किया गया है क्या आप उसी पद पे बैठे हो, और अगर वो अवैधानिक रूप से किसी और पद पे बैठा है तो उसके खिलाफ कौन सी रीट जारी होगी? अधिकार परीक्षा। कौन सी होगी? अधिकार परीक्षा। अब बात करेंगे अपन सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा रीट जारी करने के जो डिफरेंस है ना, उसको पढ़ेंगे। क्या? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट रीट जारी के द्वारा में अंतर। क्या अंतर है? अब एक तरफ पढ़ेंगे अपन सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट। कौन सा? हाई कोर्ट। अब एक बात समझो, सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करेगा वो कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? अनुच्छेद 26 के तहत। कौन? सॉरी, अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट किसके तहत जारी करेगा? अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। किसके? 226 के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? ये कर सकता है 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की। अगर बात की जाए हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? हाई कोर्ट 6 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की रीट। अब एक विशेषता और, ये रीट जारी कब करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा जब किसका? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। किसका? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। और हाईकोर्ट मौलिक
अधिकारों के साथ अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों के साथ किस अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकता है? कौन? हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकता है। आगे बात समझ में। अब आगे और देखो कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो रीट जारी करने के लिए क्या है? रीट जारी करने के लिए बाध्य है। रीट जारी करने के लिए क्या है? बाध्य है। अगर क्या हो? मांग अगर उसकी उचित हो तो। और क्या होता है? हाई कोर्ट रीट जारी करने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। रीट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। अब एक अपन ने पीछे क्या पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या पढ़ा था? उत्प्रेषण। क्या पढ़ा था? उत्प्रेषण। अब देखो उत्प्रेषण में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है और अगर वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो क्या जारी कर सकता है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है ना, वो किसके खिलाफ? हाई कोर्ट के खिलाफ उत्प्रेषण जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? उत्प्रेषण जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या नहीं कर सकता? उत्प्रेषण जारी नहीं कर सकता। आगे बात समझ में। ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, क्या नहीं कर सकता? ऐसा नहीं कर सकता। यहां तक अपन ने क्या पढ़ लिया? यहां तक अपन ने भाग 3 कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? भाग 3 कंप्लीट कर लिया। ट्रिक क्या थी अपनी? समस्या शोध करना है शिक्षा सर्वे पर, और सर्वे से लास्ट था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो किसमें था? अनुच्छेद नंबर 32 में। यहाँ तक अपन ने भाग 3 क्लियर कर लिया। अब इससे आगे वाली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? भाग 4। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।